दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश कहीं 2024 का ग्राउंड जीरो तो नहीं बन रहा है। बीजेपी की बिखरती राजनीति, अखिलेश के इर्द गिर्द सिमटती सियासत और विपक्ष के कद्दावर नेताओं में होड़ लगी है कि वह अखिलेश के साथ कैसे खड़े हो जाएं। और इन परिस्थितियों में ओबीसी वोट बैंक जो कहीं बिखर रहा है बीजेपी को लेकर, कहीं सिमट रहा है अखिलेश यादव को लेकर, यह मैसेज क्या है? अगर 2017 और 2019 के लोकसभा चुनाव के ही आईने में आप 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को उतार दीजिएगा तो फिर आपके सामने स्थिति कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश ग्राउंड जीरो बन रहा है। अगर ओबीसी वोट बैंक को आप माइनस कर देते हैं जो बीजेपी के हक में नहीं जाता, तो 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी बहुमत के लाले पड़ जाते और उनका अपना वोट बैंक कुछ इस तरीके से सिमट जाता जहां पर उनका आंकड़ा 200 के इर्द गिर्द ही रहता। तो क्या यह ओबीसी वोट बैंक का कमाल है या फिर ओबीसी वोट बैंक जो छितराया हुआ है, देश भर में अलग अलग नेताओं के इर्द गिर्द घुमड़ता है और उसी में सेंध लगाने की परिस्थितियां बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पैदा कर दी? और अगर वह एकजुट बीजेपी को लेकर ही होने लगा, उसके खिलाफ खड़ा होने लगा, तो आप सोचिए क्या होगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसका एक चेहरा आज योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर पहुंच के एक दलित के घर भोजन करने से भी समझा जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नेताओं की वह फहरिस्त जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे। कोई विधायक बीजेपी का था, छोड़कर आ गया। कोई मंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का था, छोड़कर आ गया। और जो पूरी कतार थी वह ओबीसी की कतार थी। तो क्या वाकई ओबीसी में माइनस यादव चलने वाली सोच बीजेपी ने जो पैदा की थी, उत्तर प्रदेश उसे खारिज कर देगी? और हो सकता है इसी तरीके से माइनस जाटव जो दलितों को लेकर सेंध लगाने की सोच बीजेपी की थी, आने वाले वक्त में अगर वह भी खारिज हो गई तो फिर बीजेपी क्या करेगी? तो फिर संघ परिवार क्या करेगा? क्योंकि कमोवेश जिस तरीके से मंदिर और धर्म के ठीक समानांतर मंडल और सोशल इंजीनियरिंग को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश बीजेपी ने की, उसमें 2014 के बाद से लगातार सफलता बीजेपी को ही मिली है। लेकिन आज की तस्वीर बहुत सारी परिस्थितियों को साफ करती है जो वाकई 2024 के लिए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी बजाती है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो गया और ऐसा अगर होने के बाद इस देश की राजनीति को समझने वाले निकलेंगे तो यह 2090 के मंडल से आगे की परिस्थिति है जिसमें ओबीसी एक वोट बैंक के तरह सत्ता को बनाने और बिगाड़ने के लिए निकल चुका है। क्योंकि ध्यान दीजिए, बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। खांटी विरोधी लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव बीजेपी का विरोध करते हैं और चचा कहकर भी नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। लेकिन जैसे ही ओबीसी के सेंसस का जिक्र होता है, जनगणना का जिक्र होता है, दोनों एक साथ दिल्ली आ जाते हैं। यानी वहां पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश का इस दौर का सियासी मिजाज और वहां के सामाजिक मिजाज में एकजुटता आ गई है? क्योंकि आज जो समाजवादी पार्टी के बाहर जब भीड़ और हुजूम थी और जिसे संबोधित किया जा रहा था, लेकिन कौन लोग शामिल हो रहे थे, उनके नामों से समझ जाइए यह ओबीसी की एक नई परिस्थिति यादवों के साथ आकर खड़ी हो गई है। जहां अभी तक ओबीसी में यह माना जाता रहा था कि यादव अलग है और बाकी ओबीसी के दल जो हैं, ओबीसी के जो समाज के अलग अलग हिस्से हैं, उन्हें शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से रास्ता मिल जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति, चौधरी अमर सिंह, रामहित भारती, ये कौन है? और जब आप ओबीसी के भीतर झांकना शुरू करेंगे तो यादवों की तादाद 9 से 10% है उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा नहीं है। इस 9-10% के साथ मुस्लिमों का मिलना जो 19% है, अगर एक मुश्त मिल भी जाए तो भी सत्ता नहीं मिलती है। और शायद इसीलिए आज बहुत तरजीह दी जा रही थी ओबीसी के तमाम नेताओं को। जी करके शब्द का उपयोग, और अखिलेश यादव समझ चुके थे कि यह दरअसल एक ऐसी आंधी है जिसमें बीजेपी बह जाएगी।
और शायद इस आंधी को महसूस अब इस देश के वह तमाम नेता करने लगे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में सियासत तो साधते हैं, लेकिन 2024 की काट उन्हें अभी भी नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी ने, ध्यान दीजिए, टीएमसी साथ खड़ी है यह कहकर अखिलेश यादव को डांडस बंधाया था। उसके बाद उस परिस्थिति से आगे निकलते हैं तो इस बार में दिल्ली से निकलकर केजरीवाल के साथी संजय सिंह भी जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। वह परिस्थिति आगे बढ़ती है तो शरद पवार उधर से कहते हैं अब हम भी साथ खड़े हैं। इन परिस्थितियों के बीच शिवसेना के नेता भी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और कहते हैं हां, ये हवा तो अब बह रही है। ये मैसेज दरअसल 2024 के लिए 2022 के ग्राउंड जीरो को मजबूत करने के लिए है क्या? क्योंकि ओबीसी के अपने झरोके में देखिए तो उत्तर प्रदेश के भीतर अलग अलग दावे होते हैं, लेकिन एक एवरेज दावा 42 से 45% ओबीसी का है। अब आप कल्पना कीजिए 42 से 45% का हिस्सा अगर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने लगे और इस देश के भीतर में एकजुट होने लगे, तो जब हमने उसका आंकड़ा निकालना शुरू किया तो 2017 में अगर ओबीसी समाज बीजेपी के साथ नहीं होता तो जो 312 सीट मिली है वह एक झटके में घटकर 169 सीट पर आ जाती। 169 हम क्योंकि कुछ हिस्सा ओबीसी का दे भी रहे हैं, जिसमें जाहिर है अपना पटेल का जिक्र है, जिसमें निषाद समाज जो इस वक्त साथ में खड़ा है और उनको 15-15, 16-16 सीट इस बार देने का विचार जो हो रहा है उसको साथ हमने रखा बीजेपी के, लेकिन फिर भी वह बहुमत के नीचे आ गया। और लोकसभा के चुनाव में जो हम 200 सीटों के तकरीबन बीजेपी आ जाती, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस देश के भीतर में ओबीसी अपने तौर पर एकजुट वोट बैंक के लिहाज से किसी भी राज्य में मौजूद नहीं है। वहां की हर दबंग जाति जो होती है, जो प्रभावी जाति होती है पैसे के लिहाज से और बाकी लिहाजों से, वह कहीं रूल करती है और वो बीजेपी ने उसी को बांटा है, उसी को मोटी लकीर उसके बीच में खींची है। क्योंकि जब आप 42 से 45% के भीतर में ओबीसी को देखते हैं तो 9 से 10% में यादव आता है। उसके बाद आप एक एक करके देखना शुरू करते हैं तो आप कहेंगे बाकी के जो 35% है वो कहां गए। उसमें भी अलग अलग हिस्सा है। कुशवाहा मौर्य मिला दीजिएगा तो 6%, कुर्मी को मिलाइएगा तो 4%, लोधी को मिलाइएगा तो 3-3.5%। इस तरीके से अलग अलग जातियां अलग अलग तरीके से सिमटते चली जाती है। इसलिए जरा ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर में पहली बार बीजेपी को लेकर यह भी सवाल है कि उसने ठाकुर मुख्यमंत्री को बनाया हुआ है और बीजेपी की राजनीति और सियासत ओबीसी की तरफ देखती है। तो क्या योगी को लेकर एक सवाल दिल्ली के भीतर हमेशा मंडराता रहा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस तक ने अपने जो जिलेवार जो भी उनके सीनियर होते थे उसमें भी ओबीसी को पनाह देनी शुरू की। लेकिन काम यह है कि विचारधारा आपकी क्या है और आप जिन्हें पद दे रहे हैं ये ठीक वैसे ही है। जो योगी की गवर्नेंस थी वह पूरे तरीके से पुलिस और प्रशासन के हिसाब से चलती थी। इसलिए चलती थी क्योंकि जो पद पाए हुए नेता थे, जो मंत्री थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनकी लिस्ट दिल्ली से आई थी। योगी ने उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाया था। योगी ने अपने जरीके से बीते 5 बरस में खुद को गोरखपुर से निकालकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मजबूर और मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ा कर दिया है। इस 5 साल के भीतर क्या नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ खो दिया? उत्तर प्रदेश की सियासत को वो समझ नहीं पाए या अमित शाह ने खो दिया? ये सारे सवाल और संभावना और आशंकाओं के बीच के हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक सियासत यह भी समझ लीजिए, वहां पर 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बीते 32 बरस से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं रहा है। ब्राह्मणों को लेकर बड़ी संवेदनशील हो जाती है आरएसएस, लेकिन इस दौर में, मोदी गवर्नेंस के दौर में, उसकी संवेदनशीलता खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह था कि अगर वो ओबीसी के लिहाज से है और एक ठाकुर सीएम है, तो ठाकुर सीएम यूपी के इतिहास में 5 हुए हैं जो तकरीबन 12 साल तक रहे। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण रहे वो 6 सीएम रहे हैं, वो तकरीबन 20 बरस तक रहे हैं। यादव 3 मुख्यमंत्री रहे हैं जो तकरीबन 15 साल तक रहे हैं। बनिया भी रहे हैं, उसमें 3 मुख्यमंत्री थे जो कि 6 बरस तक रहे। शेड्यूल कास्ट से भी जुड़े हुए एक मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि 7 बरस तक रहे। कायस्थ से भी जुड़े हुए एक मुख्यमंत्री रहे जो 6 बरस तक रहे हैं। जाट भी एक मुख्यमंत्री रहे हैं जो तकरीबन 3.5 साल रहे, और 3.5 साल ही एक लोध से भी जुड़े हुए भी एक मुख्यमंत्री रहे जो कल्याण सिंह का जिक्र हो रहा है। अब इस फहरिस्त को जब हम देखते हैं तो अगला सवाल तुरंत आता है, तो क्या
2024 की सियासत को बीजेपी को नए सिरे से साधना होगा अगर उत्तर प्रदेश में हार मिल गई। दूसरा सवाल आपके जहन में होगा, अगर उत्तर प्रदेश में हार मिल गई तो अखिलेश यादव क्या आने वाले 2024 में एक नई परिस्थिति के साथ खड़े होंगे? यह भी संभावनाओं और आशंकाओं का जिक्र है। हमें लगता है इस पहली परिस्थिति में जब हम ओबीसी का आपसे जिक्र कर रहे हैं, इसमें दो तीन बातों को और देखने की जरूरत है। ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी के भीतर ये बिखराव ऐसे वक्त में हुआ जब आचार संहिता लागू हो गई, पहले क्यों नहीं हुआ? कई लोग सवाल जवाब करते हैं कि पहले करते तो हो सकता है उनके दरवाजे पर सीबीआई ईडी की रेड होती, कोई जेल में पहुंच जाता, कोई कहीं पर होता, ये सवाल करते हैं। हमें लगता है इससे हटकर जरा परिस्थिति को समझिए। पहली बार बीजेपी ओवर सेंट्रलाइजेशन है, यानी अधिकतम जो केंद्रीकृत होती है वैसी हो गई है। और जो विधायक और एमपी जीतता है, क्योंकि जिन विधायकों ने भी छोड़ा है पद, वह भी अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम मंत्री जरूर थे लेकिन हमारी तो कोई सुनता नहीं था, हमें तो यह भी नहीं पता था कि हमारे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी कौन है, अंडर सेक्रेटरी कौन है, और हमें जानकारी नहीं मिलती थी कि जिन चीज़ों को लागू कराना है उसको लागू कराने के तरीके क्या होंगे। कैबिनेट की बैठक में निर्णय हो जाता था, लागू कैसे होंगे कोई नहीं जानता है। यहां पर फिर दो तीन बातें उभरकर सामने आती है जो उत्तर प्रदेश से निकलकर 2024 तक आपको ले जाएगी। उत्तर प्रदेश के भीतर छोड़ने वाले मंत्री अगर इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, खासतौर से धर्म सिंह सैनी ने इस बात का जिक्र किया है, अगर वो कर रहे हैं तो इसका मैसेज ये है कि भारत के भीतर में जब कोई एमपी चुनाव जीतता है या जब कोई विधायक चुनाव जीतता है तो बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, इस दौर में खर्च बहुत बढ़ गया है। लेकिन उस खर्च की भरपाई कैसे करे, बीजेपी में अब किसी भी सांसद के जरिए, अगर वो दिल्ली में तो संभव नहीं हो पा रहा है, विधायकों का स्टेट में संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीजें सेंट्रलाइज हो गई है। यानी जो पैसा कमाया जाता है, जो पैसा कमीशन से लिया जाता है, जो पैसा लाकर फिर उसे जनता के ऊपर ही मान लीजिए खर्च करना है, वो सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो गई। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि करप्शन खत्म हो गया, सारा पैसा शिफ्ट होके ऊपर चला गया और बीजेपी अभी सेंट्रलाइज रूप में मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द घुमड़ती है। पैसा ध्यान दीजिए तो सारा पैसा उधर जाता है, एमपीज तक उनके भी हथेली खाली रहते हैं। विधायकों की यही परिस्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, जहां पर कैबिनेट की लिस्ट दिल्ली से चलकर पहुंच रही है और वहां पर बतौर मुख्यमंत्री नाम योगी आदित्यनाथ का लिखा है, तो उन्होंने जाके शपथ ली, तो उनके साथ कोई कैबिनेट की बैठक, उनका कोई मित्र आपको मिलेगा नहीं। तो अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी गवर्नेंस की खासियत यही बनाई कि पुलिस के जरिए काम कराएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, गवर्नेंस के जरिए करप्शन को भी केंद्रीकृत किया जाएगा, उसको उस सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे जो कि उनके दरवाजे तक पहुंच जाता हो। इन दोनों परिस्थितियों में वह एमएलए और एमपी क्या कर रहा होगा? उसे लगता होगा मंत्री बन गए तो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जीत गए तो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगला सवाल ये होना चाहिए तब ये पैसा जो जाता है ये कहाँ चला जाता है? बीजेपी जब सेंट्रलाइज हो गई तो फिर आपके जहन में सवाल होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हुई? कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हुई? उत्तराखंड में क्या हुआ था? गोवा में क्या हुआ था? और राजस्थान में क्या होने वाला था? ये सारी चीज़ें आपके जहन में आएंगी। वो पैसा वहाँ शिफ्ट होता है, वहाँ का एमएलए जितना इन्वेस्ट कर चुका होता है अपने चुनाव जीतने पर, उससे ज़्यादा उसको ऑफर कर दिया जाता है, वो वापस आ जाता है दूसरी पार्टी में। यह एक तरीका हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में दो सवाल और उभर कर आते हैं। वह लोग जो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे थे और मुश्किल वक्त में भी निकलकर साथ संघर्ष कर रहे थे, क्या उनकी टिकट भी कट जाएगी? और ये जो बाहर से आ रहा है रेला और भीड़ जो आ रही है, क्या उसको टिकट देते चले जाएंगे? यह हो सकता है। ये इसलिए ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इन परिस्थिति को देख रहे थे तो 2-3 सीटों पर ऐसी जानकारी मिली जहां पर ओबीसी का ये रेला जीतना चाहता है और वहां पर जो लोग इससे पहले जीते थे चुनाव, उनके सामने मुश्किल है। तो अखिलेश यादव का सवाल जवाब यही है, पहले सत्ता में आ जाए, वो आना बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बाद चीज़ें आपके अनुकूल भी करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है। लेकिन बीजेपी के भीतर का मुश्किल ये होते चला गया जब कमाई बंद हो गई और करप्शन अपने तौर पर सिमट कर ऊपर तक पैसा पहुंचाने वाले की स्थिति में आ गया और सेंटर और पार्टी के नाम पर पैसा वहां सिमटते चला गया, तो क्या 2024 के इलेक्शन के वक्त एमपीज इस तरीके से निकलना शुरू कर देंगे? यह ग्राउंड जीरो यूपी का तत्काल का मैसेज है।
एक मैसेज ओबीसी का है, दूसरा मैसेज इस बिखराव का है जहां पर उन्हें लगता है कि अगर इस लीडरशिप के मातहत में रहना पड़ेगा तो हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तब हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जीत क्यों रहे हैं, यह भी सवाल होगा। अगर यह स्थिति धीरे धीरे आ रही है तो अगला सवाल यह हो जा रहा है कि जो ऊपर बैठे हुए नेता हैं उनके सामने संकट है कि हम वरिष्ठ तो हैं लेकिन कोई ताकत नहीं है। निचले स्तर पर कार्यकर्ता खुश है बीजेपी के भीतर में, और उसे रोजगार मिल गया है, उसकी छोटी मोटी कमाई शुरू हो गई है, समाज को दिखाने के लिए उसके पास ताकत आ गई है। ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पर नाजी पार्टी याद आती है जर्मनी की। जब वहाँ पर नाजी पार्टी चुनाव जीती तो उन्होंने दो ही काम किए, अपने जो निचले स्तर के युवा कार्यकर्ता थे कुछ पैसा दिया और एक जर्सी दे दी पार्टी की जो उसकी पहचान थी। तो वैसे लोग धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगे या उनका महत्व बढ़ गया। इसलिए ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हेट पॉलिटिक्स है, जो नफरत की बात जो लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है वो पहले नहीं कहते थे, वो कहते थे, लेकिन उस वक्त कानून भी अपना काम करता था और उस वक्त उनको महत्ता मीडिया भी नहीं देता था। लेकिन इस दौर में जब वो कह रहे हैं तो कानून अपना काम नहीं कर रहा है, लीडरशिप खामोश हो जाती है और मीडिया उसको उभार देता है, जिससे उस सियासत की एक दूसरी लकीर समाज के भीतर खिंचती चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में एक नई परिस्थिति बन गई तो क्या 2024 में यह नफरत की राजनीति भी आप चला नहीं पाएंगे, धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति की लकीर आप खींच नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनती चली जा रही है तो ये 80-20 की बात हो या अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस हो, लेकिन सेलेक्टिव अपराध पर रोकने के लिए पुलिसिया कार्रवाई हो, इनकाउंटर हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जिक्र हो, लेकिन ओबीसी तबका ही उसमें से निकल कर जा रहा है, तो आपका ये नारा भी कमज़ोर लगने लगेगा, कमज़ोर हो चला होगा। क्योंकि फिर आप किसे कहेंगे, क्योंकि समाज का अगर 50% हिस्सा ओबीसी है जो ये सवाल उठा रहा है उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर कि आपके साथ रहने का मतलब शोषित वंचित का ख़त्म हो जाना है, बेरोजगारी का बढ़ जाना है, किसानों के सामने मुश्किल हालात आ जाने हैं, व्यापार ठप पड़ जाना है, अगर ये उठा रहा है ओबीसी का तबका, तो फिर ये सवाल तो समूचे देश में इस वक्त आर्थिक परिस्थितियों को लेकर है। तो 2024 में आपकी कौन सी लकीर होगी और कैसी लकीर होगी। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जिसे यह कहना कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, हमें लगता है ये नहीं है। मसला पहली बार यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव रिजल्ट ही 2024 के रिजल्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावे कोई स्पेस बनता नहीं है। नरेंद्र मोदी यूं ही गुजरात छोड़कर बनारस नहीं पहुंचे थे, शुरुआत में यूं ही अपने तरीके से चुनावी एक्सपीरियंस का उपयोग करने के लिए अमित शाह को मास्टर नहीं माना गया था। और उत्तर प्रदेश की 80 सीट अगर मायने रखती है तो इसको शरद पवार भी समझ रहे हैं, ममता बनर्जी भी समझ रही है, अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं, हर कोई समझ रहा है। और शायद खामोश बैठे 2024 को लेकर अभी तक अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। तो क्या ओबीसी का नेता, ओबीसी के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को बार बार बीजेपी के तमाम नेता, आज भी कहा गया एक नेता के जरिए, उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा कि ओबीसी का सबसे बड़ा नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सवाल यह है कि अगर ओबीसी उसी बीजेपी से छिटक रहा है तो क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को अपर कास्ट में ले आएंगे, क्योंकि अब दोबारा वो लकीर आरएसएस खींचेगी, दोबारा उस लकीर को बीजेपी आत्मसात करना चाहेगी जहां पर उसके सामने अपर कास्ट को साथ लाना था। एक वक्त आरक्षण का विरोध करते थे, एक वक्त जातियों को लेकर जो राजनीति साधी जाती थी उसका खुले तौर पर विरोध होता था। क्या वो दोबारा वो परिस्थिति आ जाएगी? तो फिर ऐसे में बहुमत कहाँ मिलेगा? क्योंकि समाज को मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम जो बीजेपी को करना था, जिस आधार पर वो सोचती रही, वह हो नहीं पाया और सत्ता में बने रहने के लिए समाज को और ज़्यादा विभाजित किया गया। और पहली बार शायद उसका ये चरम है। ये असंभव सी परिस्थिति थी कि 2090 के बाद 2022 जब हम देख रहे हैं तो मंडल कमीशन से निकली हुई मुलायम और कांशीराम की राजनीति को अगर आप समझें और उस अक्ष तले अभी अखिलेश यादव की सियासत को समझें, जिसमें ये तमाम नाम, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी हमने नाम लिया, जो शामिल हो गए हैं, तो यह कहीं आगे की राजनीति है। यह उस मंडल के संघर्ष के बाद की एक नई परिस्थिति है जिसमें ओबीसी खुद को एकजुट कर रहा है। अगला सवाल ठीक यहीं पर आता है, तो क्या दलित समाज को एकजुट करने की परिस्थितियां
मायावती पैदा कर सकती है, क्योंकि जाटव को लेकर उनकी एकजुटता और जाटव की संख्या शेड्यूल कास्ट के भीतर में सबसे ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो दूसरी जातियां हैं वो बड़ी सिमटी हुई हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, ये पासी समाज हो, ये सिमटा हुआ, ये कम है। भारत की राजनीति उत्तर प्रदेश के जरिए एक ऐसा करवट लेने की दिशा में बढ़ रही है जो न सिर्फ 2024 के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में भारत के भीतर में जो नीतियों का ऐलान होता है उसको भी प्रभावित करेगा। और जिस जनगणना को ओबीसी के रोके हुए है तमाम नेता, खुद को ओबीसी का प्रधानमंत्री बताते हुए भी, वह भी उस दिशा से छिटक जाएंगे। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश ये राह दिखा सकता है, या फिर समूचे समाज के भीतर में सिर्फ ये एक नेताओं की मजबूरी है चुनाव जीतने के लिए, वह एक ऐसे गठबंधन की परिस्थिति पे आ जाए जहां वो चुनाव जीत जाएं? तो क्या जो भूल 2014 में ओबीसी की राजनीति करते हुए बीजेपी ने की, वही भूल सत्ता में कभी आने के बाद अखिलेश यादव भी कर बैठेंगे क्या? क्योंकि कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। जब तक आप पॉलिसीगत तरीके से इस देश के समाज को एकजुट करके मेन स्ट्रीम में लाने की परिस्थितियां पैदा नहीं करते और आर्थिक तौर पर उन्हें बल नहीं देते हैं, उनको पर कोई आप उनके प्रभावित करते हुए उनकी जेब में कुछ पैसा नहीं डालते हैं, तब तक आप चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिसमें बीजेपी चूक गई। तो बीजेपी के चूकने की दो वजह, एक मानसिकता रही हमेशा से अपर कास्ट वाली, लेकिन जोड़ते रहे ओबीसी को और साधते रहे दलित को, इसकी उम्र पूरी हुई। दूसरी परिस्थिति, बीजेपी जो सेंट्रलाइज होती चली गई और जिसमें जो एमएलए एमपीज भी थे वह अपने आप को जीतने के बाद भी ताकतवर महसूस नहीं कर पाए और वो दिल्ली की डोर के हिसाब से चलने को मजबूर हो गए, उसकी भी एक चरम परिस्थिति यहां पर आ गई है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़े मायने वाले हैं। यह एक ऐसी पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो शायद आने वाले वक्त में इस देश को बदल दे। हम कांग्रेस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के बारे में दो बातें कहने की जरूरत है। कांग्रेस भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जब उसने अपने उम्मीदवारों को चुना है उसमें दो एस्पेक्ट हर किसी को देखने चाहिए। एक तो महिलाओं को लेकर, और दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है कि जैसे उन्नाव रेप कांड था, जैसे सीएए एनआरसी का मसला था, जैसे आशा वर्कर पर लाठियां चली उसका मसला था, उन्हीं के चेहरों को टिकट देकर कांग्रेस उन मुद्दों को चुनाव में जिलाए रखना चाहती है। और अगर आपके जहन में एक सेकंड के लिए दिल्ली का वक्त आ जाए, जब लोकपाल आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में उतरे थे, उस समय शुरुआत में लड़ाई जो हुआ करती थी वह कांग्रेस और बीजेपी की हुआ करती थी, और इनके जो उम्मीदवार थे उनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन जनता ने एक साथ इन नए लोगों को चुन लिया क्योंकि वह आज ही जा चुकी थी इस परिस्थितियों से। यह अलग मसला है कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी भी उसी पॉलिटिक्स की राह चल पड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर के जो नए नए राजनीतिक प्रयोग हैं उसमें जनता क्या आंख मूंद लेगी? ओबीसी क्या एकजुट हो जाएगा? बीजेपी की समूची राजनीति क्या बिखर चुकी है? अखिलेश के इर्द गिर्द क्या वाकई सियासत सिमट रही है? ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश को उस ग्राउंड जीरो में लाकर खड़ा कर चुके हैं जो 2024 की बिसात बिछा रहा है। सिर्फ पैनी नजर रखिए और देखते चलिए क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।